हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में जानेंगे। जो वैदिक काल में शिक्षा प्राप्त होती थी वो किस उसका प्रकार क्या था, कैसी शिक्षा थी, क्या गुण थी, क्या विशेषताएं थे, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहासकारों द्वारा वैदिक काल का समय 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक काल को भी दो उप कालों में विभाजित किया जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। शिक्षा व्यवस्था के रूप में भारत में सर्वप्रथम शिक्षा वैदिक शिक्षा ही है, जो हमारी संस्कृति की पहचान है। देखिए, जो इतिहास काल वैदिक काल का समय मानते हैं 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है, ऋग वैदिक काल, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ठीक है। और जो शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ जिसकी जो कि हमारी संस्कृत की पहचान है वो कौन सी है, वैदिक शिक्षा ही है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 400 ईसा पूर्व से पहले शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। अगर हम 400 ईसा पूर्व पहले की बात करें तो हमारे देश में कोई भी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, ऐसा शिक्षा शास्त्री मानते हैं। दूसरा पॉइंट है, वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणी शिक्षा या हिंदू शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। जो वैदिक कालीन शिक्षा है ये ब्राह्मणी शिक्षा या हिंदू शिक्षा के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि जो उस समय शिक्षा व्यवस्था थी उसमें ब्राह्मणों का आधिपत्य था, इसलिए इसको ब्राह्मणी शिक्षा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, जैसे विद्या, ज्ञान, बोध या विनय। तो जो वैदिक साहित्य है उसमें हम जो शिक्षा होती है उसको विद्या भी कहते हैं, ज्ञान भी कहा जाता है और बोध या विनय भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श, एम्स ऑफ एजुकेशन, या शिक्षा के उद्देश्य क्या था। जो पहला उद्देश्य था, ज्ञान व अनुभूति पर बल, स्ट्रेस ऑफ नॉलेज एंड रियलाइजेशन, ज्ञान व अनुभूति पर बल। तो वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य केवल कोर्स पूरा करना नहीं था, जैसे आजकल होता है कि कोर्स पूरा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि क्या है, ज्ञान प्राप्त कराना था, जिसके द्वारा क्या करें, हम संपूर्ण विश्व की अनुभूति कर सकें। ठीक है। तो पहला उद्देश्य हमारा ये था। दूसरा था चित्तवृत्तियों का निरोध। चित्तवृत्तियों का निरोध क्या होता है, मन पर नियंत्रण करना हमें सिखाया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा में क्या है, हमें चित्र पे या मन पे नियंत्रण करना भी सिखाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ईश्वर भक्ति या धार्मिकता का समावेश, इन्फ्यूजन ऑफ पोइट्री एंड रिलीजियसनेस। उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका एक उद्देश्य ये भी था कि ईश्वर भक्ति लोग करें और दूसरा धार्मिकता का समावेश यानी धार्मिक बने। नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। उस समय शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी था कि व्यक्तियों का चरित्र कैसा अच्छा हो, नैतिक चरित्र का विकास हो। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। वो व्यक्ति को संपूर्ण मानव बनाना चाहते थे, इसलिए उसकी पर्सनालिटी का भी विकास शिक्षा का उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक कुशलता की उन्नति, प्रमोशन ऑफ सोशल इफिशियंसी। खाली उद्देश्य यही नहीं था कि व्यक्ति अपने लिए ही शिक्षा प्राप्त करे, बल्कि उसे ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिससे क्या करे, वो समाज के लिए भी उपयोगी साबित हो और समाज की उन्नति में अपना सहभागी बन सके। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार, प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनल कल्चर। मतलब जो राष्ट्रीय संस्कृति है उसका संरक्षण भी करे व्यक्ति और उसका प्रसार भी करे। तो ये सारे क्या थे, शिक्षा के हमारे उद्देश्य थे, कब, वैदिक काल के। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शिक्षा व्यवस्था कैसी थी वैदिक कालीन शिक्षा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। 400 ईसा पूर्व पहले की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, ये पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैदिक शिक्षा दो भागों में विभाजित थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। यानी वैदिक शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा नहीं थी, बल्कि क्या, प्राथमिक शिक्षा था और उच्च शिक्षा थी, यानी दो भागों में विभाजित थी। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक शिक्षा का आरंभ 5 वर्ष की आयु में विद्यारंभ संस्कार से होता था, जो सभी जातियों के लिए अनिवार्य था। जो प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ होता था वो 5 वर्ष की आयु में होता था विद्यारंभ संस्कार द्वारा, और ये संस्कार क्या, सभी जातियों के लिए अनिवार्य था। इसका आशय ये है कि प्रारंभ में, वैदिक काल के प्रारंभ में शिक्षा का अधिकार सभी को था। अब बात करेंगे हम प्राथमिक शिक्षा की। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में बालकों को पहले कुछ वादक यंत्रों का उच्चारण करना और बोलना सिखाया जाता था। उसके बाद उनको साहित्य और व्याकरण से परिचित कराया जाता था। इस प्रकार शिक्षा का पाठ्यक्रम वैदिक मंत्रों का स्मरण, पढ़ना लिखना, भाषा, साहित्य, ये सब इसमें शामिल था। जो प्राथमिक शिक्षा थी उसमें क्या करते थे, सबसे पहले वादक यंत्रों का उच्चारण करना सिखाया जाता था, बोलना सिखाया जाता था, और उनको साहित्य और व्याकरण का भी ज्ञान दिया जाता था। लिखना, पढ़ना, साहित्य आदि सभी का उनको ज्ञान दिया जाता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे उच्च शिक्षा की, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा थी नहीं, मतलब प्राथमिक की और उच्च थी। प्राथमिक शिक्षा की बात हम कर चुके, अब हम बात करेंगे हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा की।
पहला पॉइंट है उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों का था। मतलब जो उच्च शिक्षा थी केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही प्राप्त कर सकते थे। इन जातियों के बालकों का प्रवेश शिक्षा संस्था में सामान्यतः 8, 11, 12 वर्ष की आयु में होता था। साहित्य एवं धर्मशास्त्र के अध्ययन की अवधि 10 वर्ष और एक वेद के अध्ययन की अवधि 12 वर्ष होती थी। तो जो पहला पॉइंट था उच्च शिक्षा केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को प्राप्त होता था। दूसरे पॉइंट में आया जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बच्चों का प्रवेश होता था वो कितनी आयु में होता था? 8, 11 और 12 वर्ष की आयु में होता था। एक धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिए 10 वर्ष और एक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष का समय निर्धारित था। अब हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम में परा का मतलब आध्यात्मिक और अपरा यानी लौकिक दोनों को स्थान दिया गया था। परा विद्या के अंतर्गत वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन, उपनिषद आध्यात्मिक विषय थे। अपरा विद्या के अंतर्गत इतिहास, तर्कशास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि अलौकिक विषय थे। तो जो पाठ्यक्रम हमारा होता था धार्मिक भी था और दूसरा लौकिक भी था। परा के अंतर्गत यानी आध्यात्मिक चीज़ों का जैसे वेद, पुराण, उपनिषद आदि का अध्ययन कराया जाता था। और जब हम अपरा या लौकिक की बात करेंगे तो इतिहास, तर्कशास्त्र और धर्मशास्त्र आदि विषयों का अध्ययन कराया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम शिक्षण विधि की। तो शिक्षण विधि मौखिक थी। प्रवचन, व्याख्यान, शास्त्रार्थ, प्रश्न उत्तर, वाद विवाद आदि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो उसमें क्या था कि मौखिक विधि थी और दूसरा प्रवचन, व्याख्यान, शास्त्रार्थ, प्रश्न उत्तर, वाद विवाद आदि सब क्या विधियाँ थी। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च शिक्षा की संस्थाएं। जो वैदिक काल था, चूँकि उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा की संस्थाएं भी होंगी। तो कौन कौन सी थी? टोल, चरण, घटिका, परिषद, गुरुकुल, विद्यापीठ, विश्वविद्यालय, मंदिर विद्यालय, ब्राह्मणी विद्यालय, ये सब क्या थे? हमारी शिक्षा संस्थाएं थी, उच्च शिक्षा संस्थाएं। तो पहले हम बात करेंगे टोल की। टोल में संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। एक टोल में एक शिक्षक होता था। टोल में क्या होता था? संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी और एक टोल में एक शिक्षक होता था। दूसरा है चरण। चरण में वेद के एक अंग की शिक्षा दी जाती थी। एक चरण में एक शिक्षक होता था। ठीक है। घटिका में धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। एक घटिका में अनेक शिक्षक होते थे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है परिषद। देखिए परिषद में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। एक परिषद में साधारणतः 10 शिक्षक होते थे। विभिन्न विषयों की शिक्षा मिलती थी और शिक्षक कितने होते थे? साधारणतः 10 होते थे। नेक्स्ट है गुरुकुल में वेदों, साहित्य, धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा दी जाती थी। एक गुरुकुल में एक शिक्षक होता था। गुरुकुल में एक शिक्षक होता था। ठीक है। नेक्स्ट है विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। एक विद्यापीठ में अनेक शिक्षक होते थे। विद्यापीठ में क्या होता था? व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा मिलती थी और विद्यापीठ में शिक्षक कितने होते थे? अनेक शिक्षक होते थे। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट विद्यालय। विशिष्ट विद्यालय में एक विशिष्ट विषय की शिक्षा दी जाती थी। जैसे वैदिक विद्यालय में वेद और सूत्र विद्यालय में यज्ञ, हवन आदि की विशिष्ट शिक्षा दी जाती थी। विशिष्ट विद्यालय में एक शिक्षक होता था। ठीक है, तो आपको शिक्षक कितने होते थे ये भी आपको याद रखना है। और दूसरा वहाँ पे होता क्या था, जैसे अभी विशिष्ट विद्यालय की बात करी हमने, तो वैदिक विद्यालय में वेदों और विशिष्ट, जैसे वैदिक विद्यालय थे उसमें वेदों की और सूत्र विद्यालय में क्या यज्ञ, हवन आदि की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है आपका मंदिर महाविद्यालय। मंदिर महाविद्यालय में धर्म, दर्शन, वेद, व्याकरण आदि सभी की शिक्षा दी जाती थी। इसमें क्या होता था? अनेक शिक्षक होते थे। नेक्स्ट है आपका ब्राह्मणी महाविद्यालय। इसे चतुष्पदी भी कहा जाता था। इसमें धर्मशास्त्रों, दर्शन, पुराण, कानून और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। एक ब्राह्मणी विद्यालय में एक शिक्षक होता था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षा के प्रमुख विश्वविद्यालयों में बनारस, नालंदा और तक्षशिला विद्यालय आदि विश्वविद्यालय थे। तो जो अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो वैदिक काल में क्या थी? अपनी उच्च शिक्षा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि पा चुकी थी। और जैसे आजकल के अपने विश्वविद्यालय होते हैं, ऐसे ही नालंदा और तक्षशिला, बनारस, ये सब विश्वविद्यालय अपनी उपलब्धि या अपनी ख्याति चारों तरफ फैला चुके थे और यहाँ पर लोग दूर दूर से पढ़ने आते थे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं की। ठीक है, मेन फीचर्स ऑफ एजुकेशन। तो पहला क्या होता था? विद्यारंभ संस्कार की बात करेंगे। इससे अक्षर, ये गलत लिखा हो थोड़ा सा, यहाँ पे अच्छा नहीं बल्कि अक्षर स्वीकरण संस्कार भी कहा जाता था। यह संस्कार उस समय होता था जब बालक प्राथमिक शिक्षा आरंभ करता था। विद्यारंभ संस्कार उपनयन संस्कार के अनेक वर्ष बाद आरंभ हुआ, जब वैदिक संस्कृत जनसाधारण की बोलचाल की भाषा नहीं रह गई। यह संस्कार सभी जातियों के लिए था। ठीक है, जो विद्यारंभ संस्कार था ये उपनयन संस्कार के अनेक वर्षों बाद प्रारंभ हुआ था। जब क्या थी? जब संस्कृत जनसाधारण की भाषा नहीं रह गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका उपनयन संस्कार। उपनयन का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना।
पास ले जाना। यह संस्कार उस समय होता था जब बालक गुरु के संरक्षण में वैदिक शिक्षा आरंभ करता था। गुरु बालक को पहले सावित्री मंत्र या गायत्री मंत्र का उपदेश देता था, उसके बाद शिक्षा देना आरंभ करता था। तो ये दोनों संस्कार आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से समझ लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे समावर्तन संस्कार की। समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर लौटना। यह संस्कार लगभग 25 वर्ष की आयु में होता था। यह संस्कार उस समय होता था जब छात्र अपनी वैदिक शिक्षा समाप्त कर लेता था और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो जो समावर्तन संस्कार है ये उस समय होता था, लगभग 25 वर्ष की आयु में होता था, जब क्या होता था कि बच्चे जो बालक होता था उसकी जो शिक्षा समाप्त हो जाती थी और वो अपने घर लौटता था या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। नेक्स्ट है विद्यालय भवन। विद्यालय भवन कैसे थे? गुरुकुल किसी सुंदर प्राकृतिक स्थान में या किसी ग्राम के निकट होते थे। तो जो विद्यालय भवन या गुरुकुल जो भी वैदिक काल में होता था उसको विद्यालय भवन कहते हैं। तो गुरुकुल क्या होते थे? सुंदर और प्राकृतिक स्थान पे बनाए जाते थे और क्या होते थे? प्रायः किसी ग्राम के या गाँव के निकट बने होते थे। नेक्स्ट है वैदिक शिक्षा का आरंभ करने की मनु के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए जो आयु थी वो 8, 11, 12 वर्ष थी तथा उच्चतम आयु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए 16, 22 और 24 वर्ष थी। मतलब वो उनकी जो शिक्षा प्रारंभ कर सकते थे वो 8, 11 और 12 वर्ष तक कर सकते थे और मैक्सिमम जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शिक्षा प्रारंभ कर सकते थे वो क्या थी? 16, 22 और 24 वर्ष तक थी। ये मनु के अनुसार थी। इसके बाद उनका जो शिक्षा नई शुरुआत कर सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट है अध्ययन की अवधि। अध्ययन की अवधि साधारणतः 12 वर्ष थी। 12, 24, 36 और 48 वर्ष की आयु तक अध्ययन करने वाले छात्रों को स्नातक, बसु, रुद्र और आदित्य कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 12 वर्ष तक अध्ययन करते थे उनको स्नातक कहा जाता था, जो 24 वर्ष तक अध्ययन करेंगे उनको बसु कहेंगे, जो 36 वर्ष तक अध्ययन करते हैं उनको रुद्र कहेंगे और जो 48 वर्ष तक अध्ययन करेंगे उनको आदित्य कहा जाता था। नेक्स्ट है शिक्षा निःशुल्क और सार्वभौमिक थी। यह शिक्षा श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से आरंभ होती थी और पौष मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन समारोह के साथ समाप्त हो जाती थी। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो निःशुल्क और सार्वभौमिक थी, सभी के लिए उपलब्ध थी और इसका जो प्रारंभ होता था श्रावण मास की पूर्णिमा को होता था। किस कर्म द्वारा? उपाकर्म श्रावणी समारोह द्वारा। और जो इसका अंत होता था या समाप्ति होती थी पौष मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन समारोह द्वारा इसकी समाप्ति होती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ इसका होता था उपाकर्म श्रावणी समारोह द्वारा और जो समाप्ति होती थी पौष मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन समारोह द्वारा होती थी। लगभग 5 महीने शिक्षा आपकी चलती थी। नेक्स्ट है वेशभूषा की बात करेंगे। अब वेशभूषा कैसी थी? ब्राह्मण की मेखला मूंज की, क्षत्रिय की ताँत की और वैश्य की ऊन की होती थी। वे अपने शरीर के निम्न भागों में क्रमशः सन, रेशम और ऊन के वस्त्र एवं ऊपरी भाग पर क्रमशः काले मृग, चित्तीदार मृग और बकरे की खाल से ढकते थे। जो ब्राह्मण की मेखला होती थी वो किसकी होती थी? ताँत की। ठीक है। वैश्य की होती थी ऊन की और जो वैश्य की ऊन की होती थी और अपने शरीर के जो निम्न भागों में जो ढकते थे। ब्राह्मण की मेखला जो है मूंज की और क्षत्रिय की ताँत की और वैश्य की ऊन की होती थी और जो अपने निम्न शरीर जो नीचे का भाग होता है उसको किससे ढकते थे? सन, रेशम और ऊन के। यानी जो सन ढकता था वो कौन था? सन से ढकते थे वो ब्राह्मण थे। जो मून से ढकते थे नहीं, जो क्षत्रिय होते थे वो किससे ढकते थे? रेशम से। और जो वैश्य होते थे वो किससे ढकते थे? ऊन से। ठीक है। अब देखिए गुरु से संबंध कैसे थे? मधुर थे। दंड देने की प्रथा थी। दंड के रूप में समझाना बुझाना और उपदेश या उपवास कराया जाता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करेंगे शिक्षा के प्रमुख दोषों की, मतलब चीफ डिफेक्ट ऑफ एजुकेशन या वैदिक काल में शिक्षा के क्या प्रमुख प्रमुख दोष क्या थे? पहला था लोक भाषाओं की उपेक्षा, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा, शूद्रों की शिक्षा में उपेक्षा, जनसाधारण की शिक्षा में उपेक्षा, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, सांसारिक जीवन की उपेक्षा, विचार स्वतंत्रता का अभाव, हस्तकार व शारीरिक श्रम के प्रति घृणा, धर्म का अत्यधिक महत्व, नवीन धर्मों का उदय। ये सब क्या हुए? ये वैदिक कालीन शिक्षा के दोष थे। देखिए लोक भाषाओं की उपेक्षा की बात करें तो वैदिक काल में क्या होता? संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी, जो लोक भाषाएं थीं उनकी उपेक्षा हुई इससे। धर्मनिरपेक्ष विषयों की बात करें तो जो धार्मिक पुराण थे उनमें क्या था? सिर्फ चूँकि ब्राह्मणी शिक्षा है, हिंदू शिक्षा है, तो यहाँ पे सिर्फ धार्मिक शिक्षा या जो ये हिंदू शिक्षा, हिंदू के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो ज़्यादा क्या मतलब ध्यान ही दिया जाता था, हिंदुओं की ही शिक्षा थी। तो इसमें ये धर्मनिरपेक्ष विषय भी इसके क्या हुए? इसका एक प्रमुख दोष था। दूसरा क्या था? शिक्षा की
शिक्षा में शूद्रों की उपेक्षा, शूद्रों के लिए चूंकि शिक्षा उपलब्ध नहीं थी तो ये भी इसका एक दोष था। जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा, अब देखिए जो शिक्षा प्राप्त करते थे वो ज़्यादातर होते थे राजाओं के पुत्र या अमीर अमीर लोगों के पुत्र होते थे, तो जो जनसाधारण था वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता था। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, अगर स्त्री शिक्षा की बात करें तो प्रारंभ में स्त्री शिक्षा सभी के लिए थी, सर्वसुलभ थी, लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो वहाँ तक आते आते शिक्षा स्त्रियों के लिए नहीं रह जाती है। सांसारिक जीवन की उपेक्षा, अब सांसारिक जीवन का मतलब जो सांसारिक सुख होते हैं, क्योंकि जो गुरुकुल होते थे घर या गांव से बहुत दूर होते थे, तो वहाँ पे जो सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं हो पाती थी, तो ये भी इसका एक दोष था। स्वतंत्रता का अभाव, जो बालक होते थे गुरु के अंडर में रहते थे, अपने को स्वतंत्र अनुभव नहीं कर पाते थे, ये भी क्या है, शिक्षा का एक प्रमुख दोष है। हस्तकार व शारीरिक श्रम की प्रतिगणना, हुआ क्या था कि जो बच्चे प्राप्त वेद पुराण दर्शन यही सब पढ़ाए जाते थे उपनिषद, लेकिन शारीरिक श्रम पे ध्यान नहीं दिया जाता था। तो जो बच्चे वहाँ से पढ़ के निकलते थे वो क्या शारीरिक श्रम जो करते थे, जो कि सूत्र होते थे, उनसे घृणा करते थे, तो ये भी इसका एक कारण हुआ, दोष हुआ। धर्म का आध्यात्मिक महत्व, तो नवीन धर्मों का उदय, धर्म पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, यानी धार्मिक कट्टरता थी उस समय अपने हिंदू धर्म के प्रति, तो ये भी इसका एक दोष था। और नवीन धर्मों का उदय, उस समय इन्हीं सब चीज़ों इन्हीं दोषों का फ़ायदा उठा के नवीन धर्मों का उदय भी हो रहा था। तो ये सारे क्या थे, शिक्षा के, हमारे वैदिककालीन शिक्षा के प्रमुख दोष थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व, एक्सेप्टेबल फीचर्स फॉर मॉडर्न एजुकेशन, मतलब जो कुछ वैदिक काल में ऐसी क्या विशेषताएं थी जिन्हें हम अपने आधुनिक काल में प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला क्या था, आदर्शवादिता था। दूसरा अनुशासन व गुरु से संबंध है। तीसरा शांत वातावरण है। चौथा है अध्ययन के विषय। फिर है शिक्षण विधि व शिक्षण सिद्धांत। फिर है छात्रों का सरल जीवन। ये सारे के हम आधुनिक शिक्षा में इनका हम उपयोग कर सकते हैं। ग्रहणीय तत्व, अब जब आदर्शवादिता की बात करें, उस समय जो गुरु होते थे वो क्या होते थे, शिष्यों के आदर्श होते थे। आज के समय में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है अनुशासन व गुरु संबंध। आज के अगर हम गुरु शिष्य संबंधों की बात करें तो आप खुद ही जानते हैं, दंगे फसाद या डिग्री कॉलेज में चुनाव वगैरह होते हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि ऐसा क्या है, गुरु शिष्य संबंध कैसे हैं। आज मधुर उतने नहीं है जितने वैदिक काल में होते थे, तो ये भी वहाँ से हम ग्रहण कर सकते हैं। तो गुरु शिष्य संबंध क्या हो, बहुत अच्छे हों। दूसरा अनुशासन की अगर बात करें तो अनुशासन पहले बहुत अच्छा होता था, जो कि आज नहीं है, तो ये भी एक ग्रहणीय तत्व है। शांत वातावरण, आज जो हमारे स्कूल कॉलेज होते हैं सड़क के किनारे कहीं बनाए जाते हैं जहाँ पे शांत वातावरण नहीं होता है। पहले गुरुकुल क्या होते थे, शांत वातावरण में होते थे, जिससे क्या होता था, छात्रों को बहुत अच्छे से पढ़ाई का मौका मिलता था। तो हम शांत वातावरण भी वहाँ से ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। अध्ययन के विषय, अध्ययन के विषय उस समय वेद पुराण उपनिषद पढ़ाए जाते थे, जिससे हमारे अंदर नैतिक चरित्र का विकास होता था। तो आज भी इन्हीं विषयों को अपने सिलेबस में या पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता है। शिक्षण विधि व शिक्षण सिद्धांत, उस समय मनन चिंतन आदि पर ध्यान दिया जाता था, तो उससे क्या होता था, व्यक्ति को जो समझाना होता था वो उसके अंदर तक की या आत्मा तक प्रवेश कर जाता था। तो आज भी वही शिक्षण विधियाँ या सिद्धांत अपनाए जाने की ज़रूरत है। छात्रों का सरल जीवन, आज छात्रों का अगर जीवन की बात करें तो बहुत ही क्लिष्ट है, कठिन है। उस समय ऐसा नहीं था, छात्रों का जीवन क्या था, बिल्कुल सरल था। तो वो ये भी एक ग्रहणीय तत्व हो सकता है जो हम वैदिक काल से ले सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, वैदिक कालीन शिक्षा या वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था या वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।